चिक्कार लाल करो। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में नागरिक जन सम्मेलन में पहुंचे हैं सीताराम येचुरी, राष्ट्रीय महासचिव सीपीएम कॉमरेड। देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नेता हों, सभी लोग यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। श्याम भारती को भी आप सामने देख सकते हैं, उनके सभी नेता पहुंचे हुए हैं और बेहतर कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। दरभंगा जिला के कोने कोने से आए हुए हजारों की संख्या में जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, वो सभी मौजूद हैं। सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी दरभंगा पहुंचे हैं, जहां पर सीपीएम दरभंगा जिला कमेटी के द्वारा लहरियासराय पोलो मैदान प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम में नागरिक जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान उनका जमकर स्वागत सम्मान भी किया गया है। वही कार्यक्रम के बाद सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी ने कहा कि आज के दिन एक खतरनाक परिस्थिति पैदा हो गई है। हमारे देश की संविधान और जनतंत्र दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। इस दोनों को बचाना बहुत ही जरूरत है। इसके लिए अनिवार्य है कि भाजपा को सत्ता से और देश से ही भगाना होगा। इसी के मद्देनजर इंडिया गठबंधन बना है। आज संविधान के ढांचे पर आक्रमण और हमला इसी सरकार के कारण हो रही है। संविधान के कारण जो संस्था स्वतंत्र होना चाहिए, उन सभी पर हमला हो रहा है। कॉमरेड सीताराम येचुरी ने कहा है कि जनतंत्र के ऊपर इमरजेंसी के दौर से भी ज़्यादा हमला हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी ईडी है। राजनीतिक पार्टी का रूप हम इसीलिए कह रहे हैं कि जिस पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, किस नेता का क्या होगा, इसके बारे में ईडी को पता होता है और इसी के मद्देनज़र ईडी छापेमारी करती है और गिरफ्तारी करती है। अगर वह भाजपा नेता के साथ रहेगा तो आप सही हैं, अगर नहीं रहेंगे तो आप सही नहीं हैं। इंटरव्यू सुनाते हैं, विशेष कवरेज देखिए, सभी लोगों तक शेयर करिए। देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं। वहीं आपको बताते चलें कि 2024 में आपको यहाँ पर जो दरभंगा एम्स है उसको लेकर जबरदस्त यहाँ पर जो खासकर राजनीति चल रही है। और वहीं दरभंगा में जो जन सम्मेलन हुआ है उसमें ये बड़ा प्रस्ताव रखा गया है कि बहादुरपुर प्रखंड में शोभन में एम्स निर्माण, शहर के सभी ओवरब्रिज निर्माण, सकरी हसनपुर रेल लाइन निर्माण, लहरियासराय स्टेशन पर सभी सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव, साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, खासकर सांप्रदायिकता के खिलाफ संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया है। सीपीएम के जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत के धन्यवाद भाषण के बाद सम्मेलन की कार्रवाई समाप्त करने की घोषणा की गई। सम्मेलन में जिला सचिव मंडल सदस्य दिनेश झा, गोपाल ठाकुर राम, अनुज यादव, राम सागर पासवान, महेश दुबे, जिला कमेटी सदस्य सुधीर कांत मिश्रा, नीरज कुमार, रामप्रीत राम, नथनी कुमार झा, सुशील सिंह सज्जन राय, सुशीला देवी, अनिल खासकर महाराज, सुनील शर्मा, अनिल पासवान, ललतेश्वर पासवान, गणेश महतो, सभी लोग श्याम भारती यहाँ पर मौजूद रहे हैं। बरसों बाद दरभंगा की धरती पर आए हैं और खासकर आपने हजारों लोगों को संबोधन किया है, क्या महत्वपूर्ण बातें बताई आपने? भाई हमने मुख्य बात यही कहा कि आज के दिन एक खतरनाक परिस्थिति पैदा हुई है हमारे देश में और ये अनिवार्य है। आज के दिन हमारे इस संवैधानिक व्यवस्था और जनतंत्र को बचाना है और हमारे देश की जो चरित्र है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, अगर उसको बचाना है तो ये अनिवार्य है कि आज भाजपा को सत्ता से अलग और दूर रखे। बिना इसके ये संभव नहीं है, क्योंकि संविधान के पूरे ढांचे के ऊपर आक्रमण और हमला आज इस सरकार के चलते हुए हो रही है। सब पहलुओं के ऊपर संविधान के, सब संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, सांसद से शुरू होके आपके कोर्ट कचहरी से, इलेक्शन कमीशन से, आपके जो जांच एजेंसियों से, सीबीआई और ईडी, सभी जो संस्थाएं जो स्वतंत्र होने चाहिए थी संविधान के चलते हुए, उन सब को ऊपर हमले हैं। और साथ ही साथ जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर जिस क्रूरता से इमरजेंसी में हमने देखा, उससे भी कई गुना ज़्यादा आज जो है ये हमले हो रहे हैं जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है वो देशद्रोही कहा जाता है। और हाल ही में देखे हो आप, एक मीडिया संस्था के ऊपर उनको जो अटैक हुआ और उस अटैक को सही ठहराने के लिए हमारे देश के किसान आंदोलन के ऊपर अटैक किया, ये कहते हुए कि किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग की ये मीडिया संस्था ने, और किसानों के ऊपर बेबिना आरोप लगा दी कि वो देशद्रोही वगैरह है। और परसों से संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में एक बड़े आंदोलन पे जा रही है।
तो ये हालत जो देश के अंदर ऐसी आ रही है कि आज ये अनिवार्य है भाजपा को सत्ता से दूर रखना, वरना हमारे भारत को जिस तरीके से हम जानते हैं उसको बचा नहीं पाएंगे, उसकी संविधान, उसकी जनतंत्र, उसकी व्यवस्था। सर इंडिया बिहार में अलायंस सीट पर बात हुई है सर। इंडिया अलायंस जो आपकी पार्टी जो बनी है, आज सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी ईडी है। ईडी को राजनीतिक पार्टी कह रहे हैं। भाई वो का रूप वही ले रही है। राजनीतिक पार्टी का रूप, किससे गठबंधन होगा, किसका नहीं होगा, कौन नेता किसके साथ रहेगा। अगर वो नेता बीजेपी के साथ रहेगा तो कोई आरोप सही नहीं है, वो नेता बीजेपी के विरोध में रहेगा तो सब आरोप सही है और उनको सजा दो और जेल में भेजो। और बीच रास्ते जेल जाते जाते वो कहता है कि नहीं हम भाजपा में चले जाएंगे, तब जो है वो पूरे आरोप खारिज हो जाते हैं और वो वापस नेता बन जाते हैं। ये देख चुके हैं महाराष्ट्र में, ये देख चुके हैं कर्नाटक में, ये देख चुके हैं मध्य प्रदेश में, ये देख रहे हो सब जगह पे। आपके भी इतना घर पे- सर, आपके दुरुपयोग भी जो घर हो ईडी रहा है। है, इतना दुरुपयोग जो हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ा राजनीतिक डंडा जो है उनके हाथ में वो है ईडी। हमारे जो असिस्टेंट है कॉमरेड जो हमारे, उनका लड़का जो है वो न्यूज़ क्लिक संस्था के लिए कुछ काम करता है, तो उसका लैपटॉप, उसके कैमरे, उसके टेलीफोन सब उठा लिया। सर सीट शेयरिंग पे कुछ बात हुई है क्या बिहार में? बिहार के अंदर वो स्टेट लेवल पर बातें हो रही है, चलेगी। अंतिम दौर पे है सर या हो गई है बात? नहीं, हो नहीं गई, होएगी उसी समय जब घोषणा हो जाएगी इलेक्शन की, तब ऐलान करेंगे। नहीं, यहाँ पर ये उठता है कि कितने सीट किसको किस किस पार्टी को दिया जाएगा वही तो है ना बातचीत सीटों की। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये निर्णय हुआ या चुनाव के बाद? प्रधानमंत्री चुनाव के बाद ही होता है जनाब, चुनाव से पहले कभी नहीं, नहीं। चेहरा सर, चेहरा गया हमसे यही पूछा गया, थोड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ मैं, इसलिए तो पुरानी बातें याद है कि वाजपेयी साहब जब थे तो बोला कि कौन है आपका विकल्प चेहरा, कोई है नहीं देश में जो उनका मुकाबला कर सके। वो चेहरा आया ना, 10 साल वैकल्पिक सरकार दिया ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे ना 10 साल, तो वो हमारे जनतंत्र भारत का उसकी खूबी है। सर सवाल ये है कि आज की जो सरकार है भाजपा और न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों को उसी ओप्पो के नाम पे, उसी चाइना के नाम पे जेल में डाल देती है, क्या संदेश देना चाह रही है ये सरकार? जो उन्हीं से पूछो ना भाई, इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। जैमो, वो दूसरा चाइनीज कंपनी, 3 साल लगातार आईपीएल का स्पॉन्सर किया, और सबसे ज़्यादा पैसे जो आईपीएल के जो मिले हमारे क्रिकेटर को, जितने भी पैसे मिले और जितने भी ये पूरे गोदी मीडिया के चैनलों को जो पैसा मिलता है एडवर्टाइजमेंट में, वो सब के लिए वो चाइनीज़ कंपनी का बहुत बड़ा प्रमुख योगदान है। और आज वो कहते हैं कि वो देशद्रोही है। तो अभी ये सब क्यों? अभी इसका ये बताओ ना, ये डोकला, ये डुप्लिसिटी क्या है? एक प्रश्न ये, जिसमें ये चाइना कंपनियों के नाम नहीं है, कंपनियों के, चाइनीज कंपनियों के कोई नाम नहीं है। और अमेरिका में इस तरीके की मतलब गलती वो करते नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई पार्टनर है दुनिया में, आर्थिक पार्टनर चीन का, वो अमेरिका है, और आर्थिक पार्टनर अमेरिका का तो वो चीन है। तो वो ये गलतियां नहीं कि किसी कंपनी का नाम लेना। सर एक आप करते हो। अभी देखिए आगे के अभी समय है, अभी बहुत कुछ पानी गंगा में भागीदारी आज तक नहीं मिल रही। एक बहाना था कि किसको कितना दें, अब वही बोलते, उसके अंदर विवाद पैदा हो जाता। नहीं असली आंकड़ा ये है, दूसरे कहते ये नहीं है। तो एक बार जनगणना करने से पता तो चल जाता ना असलियत क्या है। वो असलियत की जरूरत है ताकि इसको आगे ले जाए। हालत सुधरेगी। सीपीएम की ओर से संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन आयोजित की गई, और इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने संविधान बचाने का संकल्प लिया है। और दरभंगा जिले में एम्स निर्माण, लहरियासराय स्टेशन पर फास्ट ट्रेन का ठहराव, सभी ओवरब्रिज का निर्माण, सकरी हसनपुर रेल लाइन निर्माण के सवाल पर, भूमिहीनों के 5 डिसमिल जमीन के सवाल पर हम आंदोलन तेज करेंगे। ये आज के सम्मेलन में ये निर्णय हुआ है, और संविधान के रक्षा के लिए भी संघर्ष करने का निर्णय के ऊपर के रूप में देखो आप, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, अगर इमारत के रूप में देखो आप, 4 उसके मुख्य स्तंभ है जिसके ऊपर ये संविधान खड़ी है। और ये 4 स्तंभ कौन से हैं? एक, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, दूसरा आर्थिक आत्मसंप्रभुता, आत्मनिर्भरता नहीं, आत्मसंप्रभुता, मतलब कि देश की आर्थिक साधनों का मालिक आज देश की जनता है और कोई नहीं। और तीसरा, सामाजिक न्याय, और चौथा, केंद्र और राज्यों के सरकारों के बीच में संबंध, जो संघवाद जो कही ले जाती है। आज इन चारों के ऊपर बहुत जबरदस्त हमला हो रहा है।
हमारे धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र पे देखिए, आज धर्मनिरपेक्षता को उन्होंने सिर्फ बता दिया कि सिर्फ ये हिंदू और हिंदुओं के लिए ही ये देश है। हाल में हमने देखा, भाई हिंदू अपने आस्था पे रखिए, उनका इज्जत करेंगे हम, उनको पूरा अधिकार देते हैं हम, संविधान देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को अपनी आस्था से अलग करो या उनके ऊपर वंचित करो। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बेहतर है। कोई भी धर्म ये बात नहीं कह सकती। अपने अपने जगह पे है धर्म, उसकी हम पूरी इज्जत करते हैं, वो अधिकार है सब इंसानों का, उस अधिकार का वो इस्तेमाल करें, लेकिन दूसरों के धर्मों में हस्तक्षेप ना करो और उसके लिए उसको दुरुपयोग करके उनके ऊपर हिंसा मत फैलाओ। कहता जो काम कर रहे हो आप, ये गलत काम है, क्योंकि इस धर्मनिष्ठता के सवाल पर ही आप देख लो कितने नए कानून बन गए, कितने जगह पर गौ रक्षा के नाम पर एक सेना, प्राइवेट सेनाओं की स्थापना हो गई। हरियाणा, यूपी ऐसे प्रांतों में, और वो अपने अकलियतों के ऊपर, अपने मुसलमानों के ऊपर वो जो है हमले बढ़ाते जा रहे, कत्लेआम। और ये करने के लिए एक जहरीला नफरत का माहौल जो है पैदा कर दिया है आज हमारे देश के अंदर, कि इंसानियत कुछ बची है कि नहीं, उसके ऊपर सवाल आ जाता है। और कोई इसके ऊपर आवाज उठाएगा, उसको कह देते हैं कि आप देशद्रोही हो, आपको जो है जेल में गिरफ्तार, यूएपीए में। यानी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, हमारे जनवादी अधिकार है ये कहने के लिए सरकार को कि ये काम आप गलत कर रहे हो, लेकिन इस सरकार से अगर आप कहोगे कि गलत कर रहे हो तो आपका जगह जेल में है। अब इस तरीके की हम आर्थिक आत्मसंप्रभुता की बात लीजिए, देश का लूट मचा हुआ है और जितनी संपत्ति है वो सब जा रहे हैं हमारे मोदी साहब के दोस्तों के लिए। पिछले 2 सालों के अंदर जितनी संपत्ति पैदा हुई अपने देश के अंदर, उस संपत्ति का 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा वो सब पहुंचा हुआ है 1% लोगों के हाथ में। और वही संपत्ति जो पैदा हुई, नीचे से 50% हमारे देश की आबादी जो है उसके हाथ में पहुंचता है 3%। ये है आर्थिक विरोधाभास हमारे देश के अंदर। 50% के लिए 3%, 1% के लिए 50%। और पिछले 10 सालों में मोदी साहब ने किया क्या? 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़, कल्पना करिए उसका मतलब कितना होता है। 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे जो उनके मित्र लिए हैं बैंकों से, उसका माफी कर दिया। जब किसानों के कर्जे माफी की बात करते हैं, कहते हैं साधन नहीं है सरकार के पास। जब गरीब जो लेता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये महामारी आ गई, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कर्जा लिया वो वापस नहीं दे पा रहा, सबने मांग उठाया कि उसको माफ कर दो। गरीब लोग है, गरीब लोग, ये महामारी आई तो उनका दोष नहीं है, नहीं ये सरकार माफ नहीं करती। लेकिन उनके मित्रों के लिए 16 लाख करोड़ रुपए की छूट, उनके लिए जो भी वो कर्जा लिया वो सब माफ आज। बैंक से कर्जा लेने का मतलब क्या है? आपका पैसा, मेरा पैसा जो खाते में है बैंक में, वो है पैसा। तो लूट हुई तो अपने पैसे के ऊपर हुई, और इस तरीके से लूट मचाया हुआ है ये सरकार ने। आर्थिक आत्मनिर्भरता की जगह वो जो है चंद उनके मित्रों की, उनके लिए जो है फायदामंद कर रहे हैं, और देश के अंदर ही आर्थिक विरोधाभास बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरी ओर से सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय की बात करें, आपकी बिहार सरकार को हम जो है सलाम करना चाहते हैं कि उसने ये जो है जाति जनगणना जो है वो सामने लाया और उसको पब्लिकली सूचित भी कर दिया। ये हमारी मांग रही है कई दिनों से, आज भी है, लेकिन अपने मोदी साहब तो बौखला गए।
अब वही मोदी साहब जो रोज और सुबह शाम पहले बोलते थे कि वो एक ओबीसी है, वो पिछड़े हैं, वो जो है चाय बेचते थे। हालांकि जो रेलवे स्टेशन जहाँ पोजिशन था नहीं जिस समय वो मोदी जी, तो एक जाति जनगणना करवाने से क्यों मुकर रहे हैं? पिछले 4-5 सालों से ये बात उठ रही है। 2021 में होना था देश के अंदर आबादी की जनगणना, कोविड के नाम पर उसको जो है आपने पोस्टपोन कर दिया। पूरे इतिहास में 1881 से लेकर आज तक कभी भी ये सेंसस जो है जनगणना बंद नहीं हुई। विश्व युद्ध जब चल रहे थे दुनिया में तब भी ये जनगणना हो रही थी हमारे देश में, लेकिन मोदी साहब के अंदर ये बंद है। और इससे हुआ क्या? आज अंशदा क्या लगाते हैं? ये 2021 की जनगणना ना होने की वजह से कम 14 करोड़ लोग, जिनको जो है आपको ये 5 किलो अनाज मिलना चाहिए था अन्न सुरक्षा कानून के चलते हुए, ये नए लोग हैं जिनकी गिनती नहीं हुई। ये 14 करोड़ लोगों को जो है आज ये अधिकार उनका है जो वो प्राप्त नहीं है, क्योंकि गिनती नहीं हुई। ऐसी जाति के आधार पर मोदी साहब कहते हैं सबका साथ उनका नारा है। अगर सबका साथ है तो पहले वास्तविकता तो पता चले कि कौन, अगर किन किन को साथ ले जाना है, कौन है पिछड़े, किन के ऊपर ये जिनको जो मिलना चाहिए था उनको जो हिस्सा उनकी बराबर के अधिकार वो क्यों नहीं मिल रहे। नारा देते हैं सबका विकास। अगर सबका विकास करना है तो 63% जो पिछड़े हैं आज इस समय के मुताबिक बिहार में, अनुसूचित जाति और जनजातियों की भी जोड़ो तो आप हो गए तकरीबन 85। 15% के आसपास है जो आपके स्वर्ण जातियां हैं, उनके लिए 10% आरक्षण देते हैं मोदी जी, और ये 63% के लिए देते हैं 27%। क्या ये न्याय है? इसको सुधारना है कि नहीं? सामाजिक न्याय दिलवानी है तो ये अधिकार सबको, जातिवादी शोषण से मुक्त होना है और हमारी महिलाओं के ऊपर जो शोषण होता है उसे मुक्त होना है। ये है सामाजिक न्याय का मतलब। जातिवादी शोषण को और मजबूत करो और ये है असली मकसद। और ये ढोंग जो मचा रखे हैं कि हम सबके साथ सबका विकास की बात जो कह रहे हैं, असली है, उल्टा।